नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज एमए फाइनल की क्लास में पेपर 7th में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों के बारे में, भारतीय समाज को समझने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को, और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे AR देसाई, जिन्होंने भारतीय समाज को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास किया। हमने फर्स्ट क्लास में पर्सपेक्टिव की स्टडी की थी और ये देखा था कि हर व्यक्ति का, हर सब्जेक्ट का अपना पर्सपेक्टिव होता है। वह घटना को उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी पर्सपेक्टिव में देखता है जिस तरह के उसके अपने थॉट्स होते हैं। तो AR देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज को देखने का प्रयास किया। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता के कारण ही प्रोफेसर अक्षय कुमार रमन लाल देसाई की गणना मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं विकास मार्ग की मार्क्सवादी दृष्टि से विवेचना की है और इसीलिए भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले समाजशास्त्रियों में AR देसाई का अग्रणी स्थान रहा है। इन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं की है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यह है: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, recent trends in Indian nationalism, rural sociology in India, India's path of development, a Marxian approach। इन सभी में उन्होंने मार्क्सवादी अप्रोच से इंडिया को देखने का प्रयास किया। तो हम अब आगे स्टडी करेंगे देसाई का मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। इनकी प्रथम कृति भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और पद्धति, द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किया गया है और इसी आधार पे देश के आंदोलन को समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद को देखा गया, खंगाला गया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। देसाई के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन के उषा काल का नेतृत्व उदारवादी अथवा नरमपंथी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि सभी ऐसे नेता थे जो उच्च मध्यम वर्ग से आए थे और ये लोग ही प्रगतिशील भारत के प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रवाद के इन प्रथम योद्धाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और देश में प्रशासन में लोगों के हाथ में प्रशासन आने की, प्रजातांत्रिक अधिकारों की बात कही। इस समय भारत में प्रशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही थी और 19वीं शताब्दी के अवसान काल में भयंकर अकाल और महामारी ने भारतीय जनता को पीड़ित कर दिया था। ऐसे में ही लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए बंगाल विभाजन कर दिया। इन बदली परिस्थितियों ने कांग्रेस में एक जुझारू लहर को जन्म दिया। ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो किसी भी कीमत पर भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य को नहीं सहना चाहती थी। इसीलिए इस चरण को सैनिक राष्ट्रवाद या गर्मपंथ या उग्रवाद भी कहा जाता है। वास्तव में इस उग्रवादी चरण में हमें 3 धाराएं साथ साथ प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं। ये धाराएं निम्नलिखित हैं। ये धाराएं इसमें उग्रवाद, आतंकवाद, प्रवासी भारतीयों का विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए उग्रवाद। तो पहले हम उग्रवाद के बारे में जानेंगे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, BC पाल और लाला लाजपत राय थे। इनकी विचारधारा यह थी कि ये मानते थे तीव्र राजनीतिक संघर्ष
औपनिवेशिक शासन में अविश्वास, पूर्ण स्वतंत्रता और समग्र कार्यवाही इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व थे। वे अपनी रणनीति में अतिवादी थे। उनका लक्ष्य था कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि ब्रिटिश शासन को हमें उखाड़ फेंकना है, यह जनहित में नहीं है। वे जनता को विश्वास दिलाना चाहते थे कि यदि जन क्रांति होगी तो जरूर से ब्रिटिश साम्राज्य उखड़ जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद। आतंकवादी धारा के प्रमुख नेता शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित थे। इनकी कोई स्पष्ट आर्थिक सामाजिक विचारधारा नहीं थी, लेकिन ये भी जानते थे कि वे अपनी आतंकवादी गतिविधियों से छोटा छोटा कुछ कर सकते हैं, पर पूर्ण अच्छे परिणाम उनसे नहीं देखे जा सकते। उग्रवादी चरण की तीसरी धारा भारतीय प्रवासियों द्वारा उन क्रांतिकारी प्रयासों से संबंधित है जो देश की सीमाओं के पार किए गए। भारतीय प्रवासियों का पहला केंद्र 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा गठित किया गया। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस उग्रवादी आंदोलन की बहुत सी अच्छी रही और बहुत सारी इसकी कुछ कमियां रही। पहले हम उपलब्धियों की बात करेंगे। इस आंदोलन ने एक नया जनाधार प्रदान किया। निम्न वर्ग के लोग, छात्र और युवक इसमें शामिल हुए। मजदूर वर्ग में भी राजनीतिक चेतना और गतिविधियां बढ़ी। राष्ट्रवादी उद्योगपति भी कुछ हिचक के साथ आंदोलन से जुड़े और जनता में आत्मविश्वास और राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। साथ ही इसकी क्या थी जो भी डिस्कस कर लेंगे। आम जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से बाहर रखा गया। आंदोलन का पूंजीवादी संकीर्ण परिधि में ही रहना, सविनय, अवज्ञा एवं असहयोग के विचार के स्तर तक ही सीमित रखना। तो जो ये उग्रवादी आंदोलन था उसकी कुछ अच्छाइयां थी और कुछ कमियां थी, और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस उग्रवादी चरण ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की और इसके स्वरूप को निखारा। 1914 से 1919 तक प्रथम महायुद्ध के दौरान आंदोलन की गतिविधियां थोड़ी शिथिल हो गई, थोड़ी कमजोर पड़ गई। उग्रवादी नेताओं की गिरफ्तारियां और निर्वासन की कार्यवाही भी होती रही। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व पर पुनः नरम पंथियों का वर्चस्व बढ़ गया। परंतु महायुद्ध का यह काल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अवकाश का काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऐसी शक्तियों को जन्म दे दिया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के आगामी रुख को प्रभावित किया। और हमने देखा कि ये जो आंदोलन हुआ था उग्रवादी, वह आंदोलन के लिए एक हमें रास्ता दिखाता जा रहा था, एक हमें प्रयास की ओर लेकर जा रहा था। प्रथम महायुद्ध के दौरान और बाद में मूल्यों में वृद्धि, मुनाफाखोरी और बाजार में चीजों के न मिलने से जनता को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ। 1919 में रोलेट बिल के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और इस दमनकारी कानून की अवज्ञा के लिए देश भर में सत्याग्रह सभाएं शुरू की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुर्घटना घटी और इसमें जनरल डायर के आदेश से पुलिस फायरिंग में 1000 लोगों की जानें गई। यहीं से प्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन का लक्ष्य अब शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों से स्वराज्य की स्थापना करना माना गया। कुछ समय पश्चात गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध, महिलाओं के पिछड़ेपन के विरुद्ध जनता का ध्यान आकर्षित किया और चरखे और खादी का प्रचार किया।
गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने से अगले 5 वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन फिर शिथिल हो गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेताओं ने कांग्रेस में रहते हुए अलग एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया, जिसका लक्ष्य पूंजी के शोषण से श्रम की रक्षा, पूंजीवादी और जमींदारों के हितों की रक्षा करना और विभिन्न वर्गों के बीच तारतम्य स्थापित करना था। 1923 में S.A. डांगे ने द सोशलिस्ट नाम से पहला समाजवादी अखबार निकाला। 1924 में प्रसिद्ध कानपुर षड्यंत्र केस चला, जिसमें डांगे सहित 3 अन्य व्यक्तियों को 4 वर्ष की कठोर सजा दी गई। 1927 में एक शाही कमीशन साइमन के नेतृत्व में सरकार ने गठित किया और जिसके समक्ष भारत में संसदीय प्रजातंत्र के विस्तार पर सुझाव देने का लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी वर्ष अप्रैल में गांधी जी ने दूसरे असहयोग आंदोलन की घोषणा की। लगभग 1 लाख व्यक्ति जेल गए और गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च, जो उन्होंने 61 वर्ष की आयु में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया और 200 मील पैदल चलकर समुद्र तट पर दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर इस अपनी पैदल यात्रा को पूरा किया। इस दशक का पूर्वार्ध उग्रवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों से भरा रहा। अंग्रेज समझते थे कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का हुक्म सुनाने के बाद आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद के शहीद हो जाने के बाद उनकी यह आशा और भी बलवती हो गई। 1932 में सूर्य सेन और उनकी महिला साथी प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1933 में सूर्य सेन पकड़े गए। 1939 में दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसी वर्ष कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय आंदोलन के ये 7 वर्ष आंदोलन के इतिहास में करो या मरो के दृढ़ संकल्प के वर्ष हैं। 1940 का वर्ष 2 बातों के लिए याद किया जाता है। एक, मार्च में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव पारित करना और दूसरा, अक्टूबर में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ना। देश में व्यापक गिरफ्तारियां हुई। 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन आंदोलन युवकों, छात्रों और किसानों के हाथ में चला गया और उसने उग्रवादी रूप ले लिया। मार्च 1941 में सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। वे छद्मवेश में भारत से बाहर चले गए और उन्होंने प्रसिद्ध घोषणा की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ और तत्कालीन गवर्नर ने सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। लंदन में गठित लेबर सरकार ने घोषणा की कि एक संसदीय मिशन भारतीय प्रश्न पर विचार विमर्श के लिए भारत भेजा जाएगा। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में 9 सैनिक पोत तलवार ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने दमन की कार्यवाही करनी चाहिए, पर वायुसेना में भी हड़ताल हो गई। अंग्रेज अब ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे भारत की इस अनुभव प्राप्त और दीक्षित सेना के विद्रोह का जोखिम उठा पाते। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था, जब पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल
और कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों हत्याएं हुई। कांग्रेस ने अंततः देश के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष को विभाजित कर 2 स्वतंत्र राज्यों की नींव रखी गई, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह सब AR देसाई ने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उनकी एक प्रमुख कृति है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ए मार्क्सियन अप्रोच। उसमें भी उन्होंने भारतीय समाज का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है। उनके अनुसार भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन विकास के उस पूंजीवादी मार्ग के फलस्वरूप आए हैं जिसे 1947 के बाद भारत में उभरने वाले बुर्जुआ राज्य ने अपनाया है। तो उन्होंने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता था वह एक उग्रवाद का समय था, वह एक बड़ी घटना थी जिससे देश को आजादी प्राप्त हुई, और उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को, पूरी घटना को सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में अपने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत किया और हमें भी समझाने का प्रयास किया। AR देसाई का नाम महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों में गिना जाता है और देश को मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से समझने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप सभी हो सके तो उनकी यह पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ें या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जरूर कोई अच्छी बुक की स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी चूंकि PG के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अच्छी बुक्स की स्टडी करें और सोशियोलॉजी में अपनी समझ को बढ़ाएं, अपने अच्छे ज्ञान में वृद्धि करें। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो जरूर देखा करें क्योंकि वीडियोस आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं।